वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया मानवा। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें वुयू किंगडम को दिखाया जाता है और हमें वुयू किंगडम के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी नींद से उठा होता है। वो सर पकड़ते हुए कहता है, आह, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने तो कल अच्छी नींद ली थी, फिर भी मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है किसी लड़की की। वो कहती है, आप इतना गलत मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? आपने कल रात को आकर के मेरे साथ गलत काम किया है, जिसके कारण मैं तो आपको कभी नहीं माफ़ करूंगा। ऐसे ही मेन कैरेक्टर वो आवाज़ को सुनता है। वो धीरे से अपने आंखें खोलते हुए उस तरफ देखता है जहाँ पर एक लड़की रो रही होती है, जिसे देख करके वो मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा शॉक्ड हो जाता है और वह सोचता है, ये तो मेरे फादर की सबसे फेवरेट औरतों में से एक है, पर ये मेरे बिस्तर पे क्या कर रही है? अभी मेन कैरेक्टर आसपास के माहौल को देख करके पूरा का पूरा घबरा जाता है, क्योंकि वो असल में उसका कमरा नहीं बल्कि वो राजा का बेड होता है। इतने में कमरे में राजा की 10वीं कंकुबाइन और ढेर सारे मंत्री और सिपाही कमरे में आ जाता है और आकर 10वीं कंकुबाइन गुस्से में मेन कैरेक्टर के मुंह पे जोर से पानी का छींटे मार देता है और घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हारा नींद अभी अच्छे से खुली कि नहीं? तुम्हें पता भी है तुमने आज रात को क्या किया है? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मेन कैरेक्टर इस सिचुएशन को देख करके वो खुद समझ जाता है कि वो कहीं पे फंस गया है और जैसे कि बात था कि मैं कल राजगद्दी लेने वाला था, तो मेरे से ये साजिश हो रही है और मुझे इस साजिश से निकलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। तभी 10वीं कंकुबाइन कहती है, सिपाही, इन बेशर्म जोड़े को अभी के अभी कमरे से बाहर निकालो और मुझे राज दरबार पे मिलो इन दोनों के साथ। हमें राज दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिपाही मेन कैरेक्टर और उन कॉन्सर्ट को दोनों को पकड़ के ले आते हैं और जमीन पर पटक देते हैं और महारानी से कहते हैं, महारानी, हमने इन दोनों को ले आए, आप भी देखें इन दोनों का क्या करना है। गद्दी पर 10वीं कंकुबाइन बैठी होती है और आसपास के बंदे इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है, इसे लड़के को कुछ शर्म नहीं आता है? तभी दूसरा कहता है, अरे ये जवान है, कहीं इसका निगाहें फिसल गई होगी, बहुत शर्म की बात है। और ये सब बातें मेन कैरेक्टर सुन रहा होता है और बहुत गुस्सा भी कर रहा है। अभी 10वीं कंकुबाइन गुस्से में कहती है, इस लड़की को जल्दी से जल्दी यहाँ से दरबार से बाहर निकालो और जेल में डाल दो। और तभी ये सुनकर के एक सिपाही आ जाता है और उस कंसर्ट को पकड़कर वहाँ से घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ये सब में कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती और उसे घसीटते हुए दरबार से बाहर ले जाया जाता है। अभी दरबार का एक बंदा कहता है, मुझे भी लगता है कंकुबाइन की कोई भी गलती नहीं है, जो भी गलती है हमारा मेन कैरेक्टर का है, क्योंकि वही उसके कमरे में पाया गया था। तभी दूसरा बंदा कहता है, हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है, सारा का सारा गलती इस लड़के का है, ये प्रिंस कहलाने का कोई लायक नहीं है, ये राजगद्दी चलाने के भी कोई लायक नहीं है, इसको जल्द से जल्द सजा दो और इसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालो। अभी 10वीं कंकुबाइन कहती है, कुछ ही दिन हुए हैं हमारे किंग को मरे हुए और तुम अभी उसके पत्नी के साथ ये काम कर रहे थे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जो सुनकर के मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और वो सोच कहता है, मैं तो कंकुबाइन के बारे में कुछ जानती भी नहीं हूँ, उसके नाम तक को मुझे पता नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसके साथ गलत कर सकता? और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर खड़ा होने की कोशिश करता है, पर वो खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी हड्डियों में जान ही नहीं होता है। जो देखो समझ जाता है कि ये सब मिल करके मेरे लिए साजिश कर रहा है और मेरे नाश्ते पे जरूर इन लोगों ने पॉइजन दिया है, जिसके कारण मेरे शरीर में बहुत ही कमजोरी हो गई है, सही से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि प्रिंस रोंग होता है और वो कहता है, सुन लो यूवू, तुम भले ही मार्शल आर्ट में पारंगत हो सकते हो, फिर भी तुम्हें कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता है। भले ही तुम मेरे भाई हो, लेकिन मैं कानून के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। तुम भले ही मार्शल आर्ट या फिर ताकतवर हो हम सबसे, फिर भी मैं तुम्हें राजगद्दी में बैठने का अनुमति नहीं दूंगा और मैं तुम्हें इसके लिए दंड भी करूंगा। तभी उसकी बातें सुनकर के मेन कैरेक्टर सोचता है, हाँ, बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, अगर मैं नहीं होता तो आज भी यहाँ पर किंगडम में हाहाकार मचा होता। ने अपनी जान की परवाह करे बिना पड़ोसी राज्यों से लड़ाई की और इस राज्य का रक्षा किया और आज तुम सभी मिल करके मुझे ही फंसाए जा रहे हो। तभी दूसरा बंदा कहता है जो कि कमांडर वू होता है, वो कहता है, अगर किंग ने तुम्हें नहीं चाहते तो कभी प्रिंस का टाइटल भी नहीं हासिल कर सकता था और मुझे नहीं पता था जो कि इतने ताकतवर इंसान है जो हमारे रेस का रक्षा कर रहा है, वही एक नंबर का हरामी और कुत्ता कमीना बंदा है। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर सोचता है, ये लोग वही है जिसे मैंने बहुत ढेर सारे क्राइम करते हुए पकड़ा था और बहुत सारे दंड भी दिए थे, जिसके कारण वे लोग मुझसे बदला ले रहे हैं और इन लोगों को इतना साहस नहीं है कि वे मुझे पॉइजन दे सके। इसके पीछे कोई और का हाथ है जिसे मुझे पता लगाना होगा। ये सब सोचते हुए मेन कैरेक्टर गुस्से से कहता है, बकवास करना बंद करो। तभी 10वीं कंकुबाइन खड़ी होती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए इस तरह से चिल्लाने की? और वो एक सिपाही से कहती है, जाओ जा करके इमोर्टल हाउटियन को बुला के लाओ। जो सुन करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड होता है और सोचता है, इमोर्टल हाउटियन, ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है,
ये लोगों का भलाई करता है और एक अमरत्व पे रहता है। तो मुझे यकीन है कि वो आकर के मुझे बचाएगा और मेरा अच्छे से न्याय करेगा। भीड़ में हलचल हो जाती है और एक बंदा कहता है, हाँ, इस बारे में हाउतियान भी चिंतित है। तभी दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना है कि वो 100 साल से अधिक हो गए हैं और वो इमोर्टली पार्ट पे चल रहे हैं, लेकिन वो एक यंग बंदे की तरह दिखता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, अरे वो इमोर्टल है, वो दूसरे लोगों के जैसा कैसे दिख सकता है। तभी दरबार में कोई चिल्लाते हुए कहता है, सभी के सभी शांत हो जाओ, इमोर्टल हाउतियान अंदर आ रहे हैं। तभी दरवाजा खुलता है और एक इमोर्टल हाउतियान अंदर आता है, बड़े ही ढांसू एंट्री के साथ, जिसे देख के सारा का सारा दरबार झुक जाता है और उसे ग्रीट करने लगता है। मेन कैरेक्टर भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, इमोर्टल हाउतियान, प्लीज़ आप मुझे जस्टिस दिलाइए। मन ही मन सोचता है, ये बंदा हमारा देश का एक प्रीशियस बंदा है और मेरे फादर का भी एक अच्छा दोस्त है, तो ज़रूर ही ये मेरा मदद करेगा। लेकिन हाउतियान मेन कैरेक्टर के बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो 10वीं कंकुबाइन के पास जाता है। कंकुबाइन झुकते हुए कहती है, हाँ, इमोर्टल हाउतियान, अब आप ही इसके बारे में सोचें और इसे क्या सज़ा देना है आप ही दे। तो इमोर्टल हाउतियान कहता है, मुझे सब कुछ पता है, आज यहाँ पे क्या चल रहा है, और ये सुबु बहुत ही नाकारा और बेगैरत इंसान है। जो गलतियाँ की है उसकी सज़ा तो इसे ज़रूर ही मिलेगा। और मैं इमोर्टल, जो कि इमोर्टल वर्ल्ड से आया हुआ हूँ, मैं इस बंदे को आज के आज इस गद्दी से हटाता हूँ और इसकी सारी की सारी कल्टीवेशन को आज मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय करूँगा। तो सुनकर के मेन कैरेक्टर का तो दुनिया ही हिल जाता है। वो सोचता है, क्या ये भी इन कमीनों के साथ मिला हुआ है। तभी हाउतियान मेन कैरेक्टर से पूछता है, यूबू, क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे अब कहने का क्या ही बाकी रह गया है। जो इंसान स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है वो मेरा आज कल्टीवेशन बर्बाद करना चाहता है, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। तुम लोग जो करना है वो करो। और इतना कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। जो सुनकर दरबार का एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इमोर्टल हाउतियान का मजाक उड़ाने की। और तभी इमोर्टल हाउतियान अपने पॉकेट से एक पाउच को निकालता है और कहता है, ये पाउडर लोगों की आत्मा को कमज़ोर करता है और साथ ही उसका कल्टीवेशन वेस्ट को भी बर्बाद कर देता है। कोई इसे लो और उसे पकड़ कर खिला दो। तभी हम देखते हैं दो गार्ड मिल करके मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है और वो पाउडर उसके मुंह में डाल देता है, जिसके कारण उसका सारा का सारा कल्टीवेशन वेस्ट वहीं पे बर्बाद हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे कैद करके उसे एक सिपाही ले जा रहे होते। तभी एक लड़की वहाँ पे आती है और चिल्लाते हुए कहते हैं, सुबु, रुक जाइए, प्लीज़ मेरी बातें सुनिए। तभी वो रोते हुए आकर के मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़ लेता है। तभी मेन कैरेक्टर उसे देख करके कहता है, सिस्टर वुयू, तुम यहाँ पर, लगता है आज हम लोग आखिरी बार मिल रहे हैं और इसके बाद शायद नहीं मिल पाएंगे। तभी वुयू कहती है, नहीं नहीं, मैं कुछ आपको होने नहीं दूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए मैं आपको ज़रूर ही बचा लूँगी। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आसमान, ये ज़मीन सभी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ज़िंदा नहीं हो पाऊँगा। अगर मुझे दूसरी जन्म मिलता है तो मैं ज़रूर ही तुम्हारा फिर से ब्रदर बन के ही पैदा हूँ। इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर उसके हाथ को छोड़ देता है और गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी ये सब देख करके वुयू वहाँ पर बैठ करके बहुत रोने लगती है और हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर को, जिसे गार्ड वहाँ से ले जा रहा होता है। और कुछ दूर जाने के बाद हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि ठंड से काँप रहा होता है। और मेन कैरेक्टर सोचता है, लगता है मैं आज यहीं पे मारा जाऊंगा, लेकिन इमोर्टल हाउतियान एंड कंकुबाइन सी, अगर मैं किसी तरीके से रिबॉर्न हो पाया तो मैं अगले जन्म ज़रूर ही मैं तुम दोनों को सारा का सारा हिसाब का बदला ज़रूर चुकाऊंगा और तुम दोनों को मैं हद से ज़्यादा रुलाऊंगा। और इतना सोचते सोचते उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो वहीं पे धम से गिर जाता है। जो सुन कर के एक गार्ड कहता है, क्या ये सच में मर गया। तभी दूसरा कहता है, अरे मर गया तो क्या करे, अगर मर गया होगा तो हमारे लिए ही अच्छा है, इसे उठाओ और उठा करके खाई में फेंक दो। और इतना कहते हुए वे दोनों मेन कैरेक्टर को बॉडी को बाहर निकालता है और निकाल करके उसे खाई में गिरा देता है। और इसी तरीके से मेन कैरेक्टर उस खाई से गिरते हुए नीचे ज़मीन पर आके धड़ाम से गिरता है। तभी हम लोग देखते हैं मेन कैरेक्टर के गले में रखे हुए एक लॉकेट को, जो कि धीरे धीरे चमक जाता है और चमकते हुए मेन कैरेक्टर के सीने में अंदर चला जाता है। और ऐसा होने के साथ साथ मेन कैरेक्टर का बॉडी ग्लो करने लगता है। तभी एक छड़ी, जो कि आसमान की तरह लंबा होती है, वो आकर के मेन कैरेक्टर के सामने गिर जाता है, जिसके ऊपर ढेर सारे अक्षर लिखे होते हैं। और तभी मेन कैरेक्टर का सर बहुत जोरों से दर्द करने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है, क्या ये तो गोल्डन बॉडी है जो कि फर्स्ट लेवल पर है, आखिर ये चल क्या रहा है। और तभी उसके सामने एक फिगर अपीयर होता है, जो कि बहुत ही डरावना लग रहा होता है। वो कहता है, मैं हूँ द हेवनली एम्परर
और मैं द बुद्धा का डिसेंडेंट हूँ। अगर तुम में साहस और ताकत है तो तुम मेरे भी डिसेंडेंट बन सकते हो और मेरे जितने भी पावर है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो क्या तुम रेडी हो मेरे पावर को लेने के लिए और इस पृथ्वी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बनने के लिए? तो तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें सारा का सारा पावर देने जा रहा हूँ। और इतना कहते हुए वो फिगर मेन कैरेक्टर को सारा का सारा पावर देने लगता है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर वहाँ पे ग्लो करने लगता है और वो चारों तरफ ऑरा ही ऑरा हो जाता है। के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम कंकुबाइन सी को दिखाती है, जहाँ पर वो अपने मास्टर के आगे झुकते हुए कहता है थैंक यू मास्टर। तभी इमोर्टल हाउतियान कहता है मैं एक इमोर्टल हूँ और मुझे अपने डिसाइबल्स का ख्याल रखना सही से आता है। तो मैं कल तुम्हें आदेश दूंगा और तुम हमारे बेटे युआन हाउ को गद्दी में बिठा देना। जो सुनकर के कंकुमान किन बहुत ही खुश हो जाते और वो कहते मास्टर आपको फिर से शुक्रिया। तभी इमोर्टल हाउटियान उसके पास आता है और उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है अरे मेरी जान, तुम चिंता क्यों करती हो? युआन हाउ भले ही कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उसे एक साधारण जिंदगी जीने नहीं दे सकता, तो उसे राजा बनकर जीना ही अच्छा होगा। तभी कंकुबाइन कहती है पर मुझे चिंता है कि सुबु फिर से जिंदा होके वापस ना आ जाए, क्योंकि वो ऐसे भी बहुत ही स्ट्रांग बंदा था। मुझे नहीं लगता वो इतने आसानी से मारा जाएगा। सुनकर हाउटियान कहता है अरे मेरी जान, तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वांग किंग को कह दिया है वो सुबु को जा कर के मार डाले, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी खतरे को पीछे छोड़ेगा। और मैं भी नहीं चाहता कि हमारे लिए कोई भी खतरा जिंदा रहे, तो वो मरना ही ज़रूरी है, इसीलिए वो मर के ही रहेगा। मैं उसके लिए सारा इंतजाम कर चुका हूँ। सुनकर कंकुबाइन सी हंसने लगती है और कहती है मास्टर आपने जो कहा उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जंगल में पड़ा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो झट से खड़ा हो जाता है और वो सोचता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? तभी वो अपनी बॉडी को एनालाइज करती है, जिसमें वो देख करके शॉक्ड हो जाता है। वो सोचता है मेरी इतने सालों की कल्टीवेशन जो कि 5वें स्तर का था, वो सारा का सारा यहाँ पे बर्बाद हो गया। मैं एक नापुंसक बन के रह गया हूँ, मेरे जीने से भी क्या ही फ़ायदा। लेकिन वो कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है कि जब मैं 5 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई और मेरे कमरे में हर रात एक बुढ़ा व्यक्ति आता था जो कि अंधेरे में छिपा रहता था और वो मुझे कहानियाँ सुनाता था। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और 1 साल बाद उसने मुझे एक छड़ी, छोटी सी छड़ी दी और कहा कि तुम इस छड़ को अपने साथ ही रखना, यह तुम्हें जीवित रखने में मदद करेगी और हर मुश्किल में तुम्हारी साथ देगी। और वो इतना कहते हुए वहाँ से चला गया और आज ये छड़ी यहाँ से गायब हो गई है। तो क्या ऐसा लगता है कि वो जो सपने में आया था क्या वही वो बुढ़ा व्यक्ति था? तो ऐसा हो सकता है कि उसने जो मुझे टेक्निक दिया है इससे मैं अपने आप को पहले से भी अच्छे से ताकतवर बना सकता हूँ। तो क्यों ना मैं पहले अपना क्यूआई को स्टेबल करूँ और अपना कल्टीवेशन को आगे बढ़ाऊँ। और इतना कहते हुए वो अपना कल्टीवेशन करने लगता है और इसी तरीके से वो 4 दिनों तक कल्टीवेशन करता है और ट्रेनिंग करता है। तभी वो कहता है ये वज्रास आर्ट, ये तो सच में लाजवाब है, जो कि मेरा रिकवरी हद से ज़्यादा बढ़ा दी है और मैं इतने कम समय में मार्शल आर्ट के पहले लेवल को क्रॉस कर चुका हूँ, जो कि 3 युद्ध घोड़े की तरह ताकत रखती है। और इतना कहते हुए अपना एक मुक्का एक बड़े से चट्टान पर दे मारता है, जिससे वो चट्टान चूर चूर हो जाता है। जो देख करके वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है अगर इसी तरीके से मेरा रिकवरी चलता रहा तो मैं कुछ ही समय में अपने पहले लेवल तक पहुंच जाऊंगा। और इतना कहते हुए वो अपना ट्रेनिंग को जारी रखता है और इसी तरीके से ट्रेनिंग करते रहता है। और इसी तरह से ट्रेनिंग करते हुए 8 दिन गुजर जाता है और तभी वो खुश होते हुए कहता है कि ये वज्रास आर्ट और ये वज्रास बॉडी सच में बहुत ही पावरफुल है और मैं धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग बनते जा रहा हूँ। अभी मेरा ताकत 10 लड़ाकू घोड़े की तरह हो गई है, जिससे कि मैं और भी ताकतवर बन जाता हूँ और नॉर्मल कल्टीवेटर से मैं 5 गुना ताकतवर हूँ। मुझे हराना इतना आसान भी नहीं होगा। तभी किसी के होने की उसे एहसास होता है और जब वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा पाइथन खड़ा होता है और वो धीरे से अपना रूप बदलकर एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देख करके मैन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है। तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है सुबु हम फिर से मिल गए। तभी मैन कैरेक्टर कहता है तुम तो वांग किंग की डिसाइबल हो ना, जो कि एक सर्प रानी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे किंगडम से आज तक जितने भी लोग गायब हुए हैं उसमें तुम्हारा ही हाथ है। जो सुन करके वो लड़की हंसते हुए कहती है तुम तो सब कुछ जानते हो, लेकिन अफसोस है
मेरे मास्टर के द्वारा दी गई दवा से तुम्हारे आज कल्टीवेशन सारा का सारा बर्बाद हो चुका है, जिसके कारण आज तुम मेरे सामने नल्ले हो और मैं तुम्हें आज यहीं पे जिंदा मार डालूंगा। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हें यकीन है कि तुम अकेले मेरा सामना कर सकती हो? तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है, देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर के ऊपर जा कर के अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और करते हुए उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का दे मारता है और एक ही मुक्के में उसका हालत पूरा का पूरा खराब हो जाता है और ज़मीन पे जाके गिर जाता है। जो देख करके वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या, तुम्हारा तो कल्टीवेशन गायब हो गया था, फिर तुम इस तरह से मेरे को इतना चोट कैसे पहुंचा सकते? कैरेक्टर अपना पावर को देख करके शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन सोचता है, भले ही वांग किंग अभी चौथे लेवल पर है और उसका डेमन बीस्ट के शरीर के साथ भी वो स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इतना कहते हुए वो उस लेडी के ऊपर फिर से एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिसके कारण वो दूर जाकर छिटक के गिरती है और वो मन ही मन सोचती है, मैं अगर इस तरह से मार खाती रहूँ तो मैं खुशी समय मर जाऊंगी। और इतना कहते हुए वो अपना रियल रूप में स्नेक के रूप में आ जाती है और मेन कैरेक्टर से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है और एक पत्थर से उसके सर को फोड़ने लगता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बातें बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारा ही है और प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, चुपचाप बताओ तुम्हें क्या बताना है। तो वह कहती है कि तुम्हारे फादर का मौत असल में कंकुबाइन क्वीन और इमोर्टल ने मिल करके ही जहर दे करके मारा था। जो सुनकर मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा होते हुए वो चिल्लाने लगता है, जिसके कारण उसका ध्यान उस स्नेक से हट जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर वो स्नेक मेन कैरेक्टर को एक धक्का दे करके उसे खाई से गिरा देता है और वो मेन कैरेक्टर गिरते हुए नीचे पानी में जाके गिरता है और वो स्नेक तभी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं इसको क्या ही मिल गया है, जिसके कारण वो कुछ ही समय में अपना रिकवरी कर लिया है। और मुझे पता है इस खाई से गिरने के बाद कोई भी नहीं बचता है, तो मुझे यकीन है कि वो इस बार ज़रूर ही मर गया होगा, तो क्यों ना मैं जाकर के मास्टर को इसकी खुशखबरी दे दूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि नींद से आंखें खुलता है और वो अपने सामने एक बुढ़े को देखता है। देख करके वो शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है, क्या क्या ये बुढ़े ने ही मेरी जान बचाई है? क्या ये वही बुढ़ा है जो बचपन में मुझे कहानियाँ सुनाया करता था और मुझे वो छड़ी दिया था? और वो उस बुढ़े से पूछता है, क्या आप वही बुढ़े हैं जो कि मुझे बचपन में मिला करते थे? तभी वो बुढ़ा कहता है, क्या, मैं तो बहुत सालों से यहीं पे हूँ और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाता हूँ, तो मैं आपके साथ कैसे मिल सकता हूँ? मैंने तो आपको पानी में बहते हुए दिखा तो मैंने आपको यहाँ पे ले आया और आप ये लीजिए, ये सूप पीजिए। इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर को एक सूप का प्याला देता है, जो देख कर के मेन कैरेक्टर भी थोड़ा चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि शायद ये नहीं हो सकता। उस बुढ़े से पूछता है, आखिर आप क्या बता सकते हैं कि आप कौन हैं और मैं इस समय किस जगह पे हूँ? तो वो बुढ़ा कहता है, तभी वो बुढ़ा कहता है, असल में यह इमोर्टल गेट है। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है, क्या ये इमोर्टल गेट है? मैंने सुना था कि कृषक यानी कि इमोर्टल्स कभी भी किसी आम लोगों के मामलों पे नहीं हंस आते हैं, तो शायद इसीलिए बहुत सारे लोग कम जानते हैं और मैं भी इसके बारे में कम ही जानता हूँ। तो मेरा जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम वूयू है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या नाम है? वो बुढ़ा कहता है, मेरा नाम सन वुडाओ है और मैं ही अकेला नहीं हूँ जो तुम्हें बचाया है। असल में एक इमोर्टल ने तुम्हारी जान बचाई है और वो तुम्हें वेवो नदी से निकाल करके यहाँ पर ले आया है और एक अप्रेंटिस बनाने के लिए मुझे कह कर गया है। तो आज से तुम इस इमोर्टल पिक के एक अप्रेंटिस यानी कि एक नौकर डिसाइबल बन के रहोगे। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम इसे मना भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारी तबीयत अभी ख़राब है, तो तुम यहीं पे कुछ दिनों के लिए रह सकते हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे भी मंजूर है, मैं यहाँ पे अप्रेंटिस डिसाइबल बन के रह सकता हूँ। और वह उस सूप को पीने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना सूप को ख़त्म करते हुए कहता है, अंकल सैन, क्या आप मुझे इस इमोर्टल सेक्ट के बारे में सही से जानकारी दे सकते हैं? तो अंकल सैन कहता है, ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर भी अंकल सैन के पीछे जाने लगता है और जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है, सामने का दृश्य देख करके वो शॉक्ड हो जाता है। वो ये देख करके पगला जाता है। वो कहता है, क्या ऐसा भी सुंदर दृश्य इस पृथ्वी में एग्जिस्ट करता है? ये तो एक फेरी लैंड का जैसा है। मुझे नहीं लगता था कि मेरे हमारे
पृथ्वी पर ऐसे भी कोई जगह हो सकता है। तभी वो अंकल सेन उसके सामने एक कपड़े का जोड़ा लेके आता है और वह कहता है कि इमोर्टल सेक्ट असल में तलवारबाजी सिखाने के लिए विख्यात है, इसीलिए इस सेक्ट को टोंगटियान स्वॉर्ड स्कूल के नाम से भी विख्यात है। करके मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है, वाह, टोंगटियान स्वॉर्ड पेविलियन, ये तो बहुत ही खतरनाक नाम लगता है। तभी अंकल सेन उसे कपड़ा देते हुए कहता है कि अभी तुम इससे चेंज कर लो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सारे की सारी बातें समझा दूंगा। जो सुनकर मेन कैरेक्टर भी हामी भरता है और अंकल सेन कहता है कि हमारे टोंगटियान सेक्ट का सबसे बड़ा होता है लीडर, उसके बाद आते हैं कुछ एल्डर्स, उसके बाद आते हैं इनर डिसाइबल, उसके बाद आते हैं आउटर डिसाइबल, फिर आते हैं सर्वेंट जो कि हम लोग हैं। और इनर डिसाइबल और आउटर डिसाइबल में बहुत ही समानता होती है। इनर डिसाइबल को 10 नौकर मिलते हैं और आउटर डिसाइबल को 2 नौकर मिलते हैं और हमारा काम होता है इनर और आउटर डिसाइबल्स की काम को कंप्लीट करना, जैसे कि उनके लिए खाना, कपड़ा और उनके पक्षियों को दाना दिलाना और खेती करना, ऐसे वगैरह वगैरह। पर अगर तुमको इमोर्टल का डिसाइबल बनना है तो तुम्हें क्यूआर इलम के फर्स्ट लेवल 6 लेवल तक जाना पड़ेगा। जिस दिन तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम एक परीक्षा पास करके इनके शिष्य बन सकते हो और एक इमोर्टल बन के ज़िंदगी जी सकते हो। और वो उदास होते हुए कहता है, पर अफसोस की बात है, मैं एक कदम दूर था जिसके कारण मैं इन परीक्षा में पास नहीं हो पाया और आज तक नौकर डिसेबल बन के ही यहाँ पे रह गया। और सुनो सुबू, मैं हम नौकरों को किसी भी इमोर्टल्स को निराश करने का अधिकार नहीं है, जिसके कारण फलस्वरूप हमारी जान भी जा सकती है, तो तुम उसे ध्यान रखना। तो मैन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तभी मैन कैरेक्टर की नज़र आसमान में जाती है जहाँ पर एक लड़की क्रेन में बैठ करके उड़ करके जा रही होती है। तभी वो कहता है, अरे ये तो इमोर्टल है। जो देख करके वो बुढ़ा उसके सर को नीचे कर देता है और कहता है, चुपचाप अपना सर नीचे झुकाओ, हमें उनको देखने तक की ताकत नहीं है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारी जान भी जा सकती है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का मतलब नौकर का क्या ही हालत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग अच्छा से उन लोगों को देख भी नहीं सकता है, सर झुकाए रखना पड़ता है। तो सुन, मेन कैरेक्टर कहता है, अंकल सेन आपका शुक्रिया आपको बताने के लिए। और मन ही मन सोचता है, वाह, ये कौन सा नियम है कि हम किसी को सही तरीके से देख भी नहीं सकते हैं, ये तो बहुत ही घटिया नियम है। तभी अंकल सेन कहता है, शुक्र है कि उस इमोर्टल ने तुम्हें देखा नहीं, अगर वह तुम्हें देख लेता तो आज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, अंकल सेन क्या आप बता सकते हैं कि अगला परीक्षा कब होने वाला है इमोर्टल बनने के लिए? अंकल सेन कहता है, सिर्फ 2 महीने बाद। और चलो हम लोग पहुंच गए फेरी लैंड के यहाँ पे, जहाँ पर ढेर सारे क्रेन पक्षी है जिनका देखभाल आज हम दोनों को करना है। में वहाँ पर नौकरों का हेड आ जाता है और जिसे देख करके बुढ़ा और मेन कैरेक्टर दोनों ही उसे ग्रीट करता है। और वह बंदा मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचता है कि ये बंदा बेबो नदी से बच करके निकल आया, ये कोई मामूली तो नहीं हो सकता, इसके अंदर में कोई ना कोई तो बात जरूरी होगा। तो बंदा अपना कलाइया मोड़ते हुए कहता है मेन कैरेक्टर से, चलो आओ देखते हैं तुम्हें कितना दम है। तभी अंकल सेंग हाथ जोड़ते हुए कहता है कि प्लीज़, ये अभी बहुत ही बीमार है और इंजर्ड भी है, तो वैसे भी आप मार्शल आर्ट के 4th लेवल पर पहुंच गए, तो ये आपका ओपोनेंट नहीं है। वो बंदा कहता है, अरे कितना बेकार है। और सुन बे गधे, अगर एक भी काम तूने कम किया तो मैं तुम्हारा जान का बलिदान दिला दूंगा। तो भी अंकल सेन कहता है, माफ़ कीजिएगा, आप चिंता मत कीजिए, अगर ये एक काम कम करेगा तो मैं दूसरा काम उसे दे दूंगा। तभी वो जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, सुन बे सभी के सभी, आज कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो कि अपना क्रेन पक्षी हमको संभालने के लिए देंगे, तो अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जाना। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। के साथ सीन शिफ्ट होता है। हर हमें कुछ देर बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डिसेबल्स क्रेन पक्षियों में बैठ करके इसी माउंटेन पे आता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर और वो बुड्ढा दोनों ही अपना सर झुका लिए होते हैं और वे लोग बड़े टसन में आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पर मेन कैरेक्टर सोचता है, वाह, मानना पड़ेगा इन डिसेबल्स को, जिसकी औकात जैसे कि कोई राजा महाराजा की जैसा है। और तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर झाड़ू लगा रहा होता है और अंकल सेल बैठे होते हैं। तभी एक डिसेबल चिल्लाते हुए कहता है, किस कमबख्त की हिम्मत हुई मेरे क्रेन पक्षी की ऐसे हालत करने की, और कौन था जो कि यहाँ का देखभाल कर रहा था, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं उसे जिंदा चबा जाऊंगा। नौकरों का लीडर सामने आ जाता है और वो कहता है,
मेन कैरेक्टर से, यही बंदा था जिसने आज यहाँ पे क्रेन लो का देखभाल कर रहा था। लगता है इसी ने कुछ किया है जिसके कारण आपका क्रेन का ये हालत हुई है। जो सुन करके वो डिसाइबल बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से मेन कैरेक्टर के ऊपर एक चाबुक से मार देता है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चोट लगता है और ज़मीन पे जाके गिरता है। तभी अंकल सेल सामने आ जाता है और कहता है प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए, ये आज नया नया है, इसे कुछ पता नहीं था। मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है हाँ तुम लोगों का सही है, कोई गलती करे और कोई मार खाए। तभी वो बंदा हंसते हुए कहता है वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हें पता है कि हम इमोर्टल के आगे तुम लोगों का कोई औकात नहीं है, फिर भी तुम मेरे साथ जवान लड़ा रहे हो। तभी उसके पीछे से एक लड़की कहता है ये नामुराद मरने लायक है, यदि आप इसे अभी नहीं मारते तो दूसरे लोगों के सामने आपका क्या ही इज्जत रह जाएगा। तभी वो बंदा कहता है तुम ठीक कह रही हो, और इतना कहते हुए अपना चाबुक को उठा लेता है और उठा के मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर बहुत ही दूर जाकर के छिटक के गिरता है। और मैं इस बंदे के बारे में बता दूं, इसका नाम सीतू जैन है और ये जैन फैमिली का बंदा है और ये इस सेक्ट में इनर डिसेबल है। इतने में वो बंदा कहता है लगता है वो बंदा साला मेरे इस मार से जरूरी मर गया होगा। तभी उसके साथ वाली लड़की कहती है हाँ आप में इतना पावर है कि वो तो मर ही गया होगा, और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि दर्द से करा रहा होता है, मरा नहीं होता है पर वो बहुत ही घायल होता है। और वो मन ही मन सोचता है सीतू जैन बस 2 महीना तुम वेट करो, 2 महीने बाद मैं जैसा ही इमोर्टल में एंटर करूँगा मैं तुम्हें सबसे पहले सबक सिखाऊंगा। तभी वहाँ पर अंकल सेन आ जाता है और वो कहता है क्या तुम सही हो? तो वो कहता है हाँ मैं फ़िलहाल सही हूँ। तभी अंकल सेन कहता है तुम इन सब बातों को भूल जाओ, तुम किसी भी बातों पर अपने दिल पे मत बैठा के रखना, वैसे भी वो लोग इमोर्टल है, हम लोग उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तभी मेन कैरेक्टर कहता है अंकल सेन आप इतने अच्छे क्यों हैं? तो अंकल सेन कहता है क्योंकि मैंने भुगता हूँ, मैं बचपन से ही यहाँ पे हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे क्या चलता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह यहाँ पे घुट घुट के रहो, तो तुम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते क्योंकि अभी तुम यंग हो। तभी मेन कैरेक्टर गुस्से से मन ही मन सोचता है अंकल सेन मैं इसके लिए तो मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन मैं जियान जियाओ कंपटीशन को पास कर लूँगा उसके बाद किसी की इमोर्टल का हिम्मत नहीं होगा कि वे हमारे जैसे अपेंडिस डिसेबल के ऊपर कुछ भी गलत कर सके। और वैसे भी मेरे पास किंग कॉन्ग का शरीर है जो कि मैं आसानी से इस मामले को संभाल सकता हूँ। और सीन 10 दिनों बाद का आता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर पहाड़ों में अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है और वह कहता है मेरा ये किंग कॉन्ग का शरीर और एक गोल्डन फ्लेम बाउंड, ये दोनों बहुत ही ताकतवर है जो जिसके कारण मैं तीसरे लेयर तक आसानी से पहुंच गया हूं। अब मैं आसानी से 100 घोड़े के ताकत के इस्तेमाल कर सकता हूँ। इतने में वो जो एपेंडिक्स का लीडर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है वाह बच्चे तुम तो कमाल के हो, इतने मार खाने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन लगता है आज तुम नहीं रहोगे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि सन वुदाओ ने कहा था कि ये बंदा कमज़ोर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कमज़ोर है क्योंकि इतने कोरे खाने के बाद भी वो सही सलामत खड़ा है। तभी एक बंदा कहता है मुझे तो लगता है इसके पास कोई ट्रेजर होगा जो इससे कारण ये बच गया है। जो सुन वो लीडर कहता है अच्छा बच्चे तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है तो चुपचाप तुम वो ट्रेजर मुझे दे दो, अगर तुम सही सलामत दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से अच्छी तरीके से जाने दूंगा, नहीं तो मुझे और भी तरीके आता है तुमसे डील करने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर उसको घूरते हुए देखता है और कहता है दे दूँ? अगर मेरे पास कुछ भी होता तो भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता। और वो मन ही मन सोचता है ये बंदा इसके पास कल्टीवेशन का 4th लेवल पावर है और मेरे पास 2nd लेवल यानी कि दुगना पावर उसके पास है, लेकिन फिर भी वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि मेरा बॉडी उतना स्ट्रांग है कि मैं 4th लेवल बंदे को आसानी से हरा। सुन करके एक बंदा कहता है अंकल जाओ, इस बंदे के मुंह कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, क्यों ना पहले इसका मैं मुंह हाथ तोड़ दूं और इसका दांत तोड़ने के बाद मैं देखना चाहता हूं कि ये बोलने लायक बचता भी है या नहीं। और इतना कहते हुए वो बंदा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका अटैक को डॉज कर देता है और डॉज करके उसे एक लात मारता है, जिससे एक ही लात पे वहाँ पर वो जाकर ज़मीन से सट जाता है और वहीं पे वो बेहोश। तभी लीडर जाओ सोचता है आखिर ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। तभी एक बंदा कहता है जाओ सब मिल करके उसके ऊपर अटैक करते हैं, और इतना कहते हुए वो 4 बंदे मिल करके मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर कुछ उखाड़ ही नहीं पाता, वो छू ही नहीं पाता सही से, और मेन कैरेक्टर एक एक करके सभी बंदों को अच्छे से पिटाई करता है और सभी की हालत खराब कर देता है। जो देख करके झाओ शॉक्ड हो जाता है और सोचता है मुझे इस बंदे को हराने के लिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा,
तभी मेन कैरेक्टर उस बंदे को लात मारते हुए मन ही मन सोचता है, मेरे पास बजरा इनविंजिबल बॉडी है जिसका ताकत बहुत स्ट्रांग है। ऑर्डिनरी अटैक्स वो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है। जाओ की तरफ देखते हुए कहता है, इस बार तुम्हारी बारी है। तभी जाओ ये देख कर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपना स्वॉर्ड को निकाल लेता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना मुट्ठी को बंद करता है और अपना ऑरा को रिलीज करता है। उसके ऑरा के कारण उसके पीछे एक ऑरा का ड्रैगन बन जाता है और मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है, टाइगर वाइफ ड्रैगन फीस्ट। इतना कहते हुए वो झाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो झाओ कहता है, बच्चे तुझे पता नहीं तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है मेरे सामने। और इतना कहते हुए उसका अटैक को डॉज कर लेता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर शॉक्ड हो जाता है। और तभी उसके बाकी बंदे बहुत ही खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, अंकल जाओ उसे बता दो कि आप क्या हो और वो क्या है। उस चूहे को पता चलना चाहिए कि हम लोग से टकराने का मतलब क्या हो। मेन कैरेक्टर सोचता है, इस बंदे का इनर स्ट्रेंथ बहुत ही हाई है और इसका सांस भी बहुत ही लंबा है, तो मुझे इसको हराने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना हो। इतने में बाकी लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं, सुन ले बच्चे, आज साले तुम्हारा मौत हमारे बॉस के हाथों होगा और तुम्हें जिसने बचा करके रखा है ना, उस बूढ़े को तो मैं कल जा करके उस पहाड़ से चोटी से नीचे फेंक दूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि हम लोग क्या कर सकते। तभी जाओ हंसते हुए कहता है, तुम लोगों ने सही कहा है। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर के ऊपर शॉर्ट का स्लेश पे ऊपर स्लेश लगाने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, मंकी एंड एप स्केप टेक्निक। इतना कहते हुए बंदरों की तरह उछलते हुए उसके सारे टेक्निक्स सारे शॉर्ट स्लेट्स को पार कर लेता है। मेन कैरेक्टर किसी तरीके से उसका हर एक अटैक से अपने आप को बचाकर भाग रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है, तुम सिर्फ भागना और छिपना जानते हो। और इतना कहते हुए वो मेन कैरेक्टर के ऊपर सामने आ जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार स्लेश करता है, जिसके कारण मेन कैरेक्टर को एक छोटा सा कट लग जाता है और वो एक पेड़ के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और मन ही मन सोचता है, शुक्र है मेरा वज्र बॉडी वो लेवल 3 तक पहुंच गया है, नहीं तो आज मैं इसके हाथों ही मारा जाता। तभी वो झाओ और उसका सारे बंदा उस मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है। तभी झाओ के साथ वाले बंदे कहते हैं, बॉस जाओ आप इसे एक कट लगाओ, वो भी पैर में, और उससे सच्चाई पूछो और उसके बाद उसके शरीर को ले जा करके खाई में गिरा देंगे, जिससे जहाँ पर सारे भेड़िया मिल करके इसके गोश्त को खाएंगे। तभी झाओ कहता है, तुम सही कह रहे हो। और इतना कहते हुए मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर इस बार उसके शॉट को अपना खाली हाथों से ही पकड़ लेता है, जो देख करके बाकी बंदे और झाओ दोनों का दोनों शॉक्ड हो जाता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना मुक्का लेता है और झाओ के ऊपर एक जोरदार घूसा लगा देता है, जिसके कारण झाओ एक ही घूसे में जाकर के जमीन पे पटक के गिर जाता है। और इसी के साथ झाओ का बॉडी वहीं पे तरफ तरफ के मर जाता है, जो देख करके उसके बाकी साथी चिल्लाते हुए कहता है, तुमने बहुत झाओ को जान से मार दिया है, तुम्हें इमोर्टल सेक्ट में जा करके इसके बारे में बताना होगा और इमोर्टल सेक्ट तुम्हें इसके लिए छोड़ने वाला नहीं है, वो तुम्हें जान से ही मार देंगे। तभी मेन कैरेक्टर कहता है, तुम थोड़ी देर पहले अंकल सैन को जब मारने वाले थे और उसे खाई में धकेलने वाले थे, और कौन है जो इसके बारे में इमोर्टल सेक्ट को खबर देगा? तुम्हें लगता है क्या तुम लोग यहाँ से बच के जा पाओगे? और इतना कहते हुए वो झाओ का तलवार को उठा लेता है और उठा करके उन सभी को एक ही साथ स्लेश मारते हुए वहीं पे जान से मार देता है। और वह उस शॉट को ज़मीन पर गाड़ते हुए कहता है कि मुझे ये शॉट छुपा करके रखना होगा, नहीं तो अगर किसी को पता चल गया तो मेरे पे शक करेगा और मुझे इस शॉट के बाद में ज़रूरत भी पड़ेगा। इतना सोचते वो अच्छे से ज़मीन पे उस शॉट को गाने लगता है। लेकिन हम तभी देखते हैं उसके पीछे एक लड़की छुप छुप कर मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है, इस बंदे में ज़रूर कोई बात है, उसने झाओ को बड़ी आसानी से ही टक्कर दे दिया और इतने सारे बंदों को एक साथ मार दिया। मुझे इसके बारे में सेक्ट लीडर को जाके बताना होगा। तो क्या लगता है मेन कैरेक्टर अब मुसीबत में पड़ने वाला है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।